हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है माटी का दिया। सोनी अपने कमरे में पलंग पर यूं ही खाली सी बैठी थी। अब तक तो उसे तैयार हो जाना चाहिए था। रमेश आता ही होगा उसे लेने के लिए। आज उनकी एक नई दुकान का मुहूर्त होना था और ऐसे अवसरों पर सोनी की उपस्थिति का महत्व तो होता ही है। उसके पास ही पड़े डब्बे के अधखुले ढक्कन में से नई साड़ी झांक रही थी। यही उसे आज पहननी थी। सोनी ने ढक्कन उठाकर एक और रख दिया और साड़ी अपने हाथों में ले ली। पीले रेशम की चौड़े बॉर्डर की यह साड़ी वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। कपड़ों के विषय में रमेश की पसंद हमेशा ऊंची रही है। सोनी को याद आया जब रमेश उसके लिए पहली बार रेशम की साड़ी खरीद कर लाया था तो कैसे देर तक वह उस पर हाथ फिर फिरा कर साड़ी की रेशमी स्निग्धता को अपने भीतर उतारती रही थी। आज तो ऐसी अनगिनत साड़ियों से उसकी अलमारियां भरी पड़ी थीं, किंतु एक समय वह भी था जब उसके लिए नई साड़ी खरीदने का मौका किसी तीज त्योहार पर ही आता था। तब जैसे तैसे करके जमा की गई अपनी छोटी सी पूंजी जेब में लेकर वह और रमेश बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर सजी शीशे के भीतर से झांकती साड़ियों को कैसी ललचाई नजरों से देखा करते थे। अपनी वह किंचन पूंजी तब उन्हें ऐसी दुकानों के भीतर पांव रखने की अनुमति नहीं देती थी। घूम फिर कर किसी एक छोटी सी दुकान से मोल भाव करके तब उन्हें वही साड़ी खरीदनी होती थी जो उनके बजट में समा जाए। घर आने पर जब बाजार की चकाचौंध नजरों से ओझल हो जाती तो सोनी को अपनी वही साड़ी कीमती लगने लगती और वह रमेश से कहती, नाह कितने पैसे बर्बाद किए, वही ले लेते जो इसके पहले देखी थी। 50 रुपए की बचत हो जाती। किंतु रमेश के मन में वह चकाचौंध इतनी शीघ्र समाप्त नहीं होती थी। सोनी, जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें ढेर सारी साड़ियों से लाद दूंगा, ऐसे ऐसे गहने बना कर दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। रमेश के ऐसे उद्गारों पर सोनी फूली न समाती थी। कितना प्यार करता था वह उससे। उसी प्यार की सुगंध से महकी महकी वह उसके कंधे पर सर टिका देती और कहती, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं ही हजारों आभूषणों से बढ़कर है। रमेश तब उसे अपनी बाहों में भर लेता और कहता, तुम बहुत भोली हो सोनी, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और बनकर दिखाऊंगा। उसे बाहों में लिए लिए वह भविष्य के रंगीन सपनों में खो जाया करता था। तब बहुत आशावादी था रमेश। शादी के तीसरे वर्ष सोनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिवाली के दिन ही उन दोनों ने मिलकर उसका नाम रखा दीपेश। उस दिन दोनों कितने प्रसन्न थे। अमावस की वह काली रात उन्हें ऐसी लग रही थी मानो 100 सूरज उगाए हों उनके जीवन में। उसके बाद तो रमेश का छोटा सा व्यवसाय दिन पर दिन बढ़ता ही गया। मानो दीपेश अपनी नन्ही हथेलियों में सुख समृद्धि रूपी प्रकाश को ले आया था। अब तो यह हाल हो गया कि रमेश के छूने से मिट्टी भी सोना बन जाती। रमेश ने अपने वचन के मुताबिक सोनी को गहनों व कपड़ों से लाद दिया था। अपना छोटा सा घर छोड़कर अब वे बड़े घर में आ गए थे। इतने बड़े घर की देखभाल अकेली सोनी कर नहीं सकती थी, इसलिए नौकर चाकर उसने रख लिए। धीरे धीरे उसका रसोई घर भी एक कुशल रसोई के हाथों में चला गया, क्योंकि घर पर अब आए दिन पार्टियों के आयोजन होते रहते थे। दीपेश का कमरा खिलौनों से इस कदर भरा हुआ था कि वह कमरा कम, खिलौनों की दुकान अधिक लगता था। दीपेश एक नए खिलौना उठाए घर भर में चहकता फिरता था। दौलत की यह बाढ़ बहुत कुछ लेकर आई, मगर बहुत कुछ नष्ट भी कर गई। रमेश जब इस बाढ़ के पानी को लांघ कर उस तक पहुंचा तो वह उसका पहले वाला रमेश नहीं रह गया था। अब वह था रमेश चंद माथुर, शहर के प्रमुख व्यवसायियों में से एक। दिन पर दिन उसके गोदामों की संख्या
बढ़ती जा रही थी। इसके लिए अनेक कर्मचारी व प्रबंधक थे। फिर भी अब तक ऊपरी देखभाल रमेश स्वयं ही करता था। सुबह 8 बजे जो वह घर से निकलता तो रात 10 बजे के पहले कभी कभार ही लौट पाता था। आरंभ में तो अक्सर रमेश सोनी से फोन पर कह दिया करता था कि दोपहर के खाने पर वह उसकी प्रतीक्षा न करे, किंतु अब तो फोन आना भी बंद हो गया था, क्योंकि अब यह रोजमर्रा की बात हो गई थी। अब तो रात का खाना भी सोनी अक्सर अकेली ही खाती थी, क्योंकि व्यवसाय के सिलसिले में रमेश की शामें किसी न किसी व्यापारी के साथ ही गुजरती थीं। फिर उसे लेकर वह किसी अच्छे रेस्तरां में खाना खाकर ही आता। जब तक सोनी दीपेश के साथ व्यस्त थी तब तक उसे समय उतना भारी मालूम नहीं पड़ता था। अपने खाली समय का एक एक क्षण वह दीपेश की किलकारियों से भर लेती, लेकिन जल्दी ही दीपेश के लिए एक आया का प्रबंध कर दिया गया। फिर 4 साल का होते होते रमेश ने दीपेश को नैनीताल के एक नामी स्कूल के हॉस्टल में भेज दिया। इस प्रकार सोनी का अकेलापन दिन पर दिन बढ़ता गया। रमेश चाहता था कि वह भी शेष संपन्न स्त्रियों की भांति किटी पार्टियों में जाया करे और अपने घर में भी ऐसी पार्टियों का आयोजन किया करे। इससे उसका समय आसानी से व्यतीत होता और धनाढ्य परिवारों की स्त्रियों में उसका उठना बैठना भी होता। किंतु सोनी को यह सब बिल्कुल पसंद न था। अपनी दौलत के नशे में डूबकर ताश के पत्ते फेंटती और किटी पार्टियों में अपने कपड़े और गहनों की नुमाइश करती। स्त्रियों की बनावटी बातों से वह जल्दी ही ऊब जाती थी। वे सामने होने पर जिससे हंसकर बातें करती, पीठ पीछे उसी की बुराई करने लग जाती थी। स्वयं को दूसरों से बड़ा करके दिखाना ही उनका उद्देश्य होता था। सोनी के लिए तो बस वही दिन उत्साह से भरे होते थे जब उसे दीपेश से मिलने हॉस्टल जाना होता था, या दीपेश अपनी छुट्टियां व्यतीत करने के लिए घर आने वाला होता था। तब वह दिन दिन भर बाजार घूमकर उसकी पसंद की चीजें इकट्ठा करती थी। लेकिन दीपेश के वापस जाते ही फिर वही खालीपन उसे घेर लेता था। रमेश का साथ तो अब उसे किसी पार्टी व आयोजन में साथ जाने भर तक ही मिलता था। वहां जाकर भी वह अपने मित्रों में व्यस्त हो जाता था। देर रात में वे दोनों थके हुए लौटते और सो जाते। सोनी उन दिनों की याद में खो जाती जब वे घंटों बैठे इधर उधर की बातें किया करते थे। अचानक दरवाजा खुला तो सोनी की विचार श्रृंखला भंग हो गई। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? दुकान से 2 बार फोन आ चुका है, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, अभी तैयार होती हूँ। अतीत की स्मृतियों को जबरन पीछे धकेल कर वह जैसे ही खड़ी हुई